बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। उम्मीद करता हूं बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। आज के टॉपिक में हम ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है मैक्सिमाइजेशन केस इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आपने अभी तक जितने क्वेश्चन देखे हैं या जितना भी हमने इस चैप्टर के ऊपर डिस्कशन हमने की है, उसमें आपने देखा कि वो मिनिमाइजेशन टाइप के क्वेश्चन थे। हमने अपनी कॉस्ट को हमेशा मिनिमाइज़ किया। इन केस अगर आपके पास ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में मैक्सिमाइजेशन केस आ जाए, अब मैक्सिमाइजेशन कैसे आएगा? इस सूरत में हमें एक प्रॉफिट फंक्शन जो है उसको मैक्सिमाइज़ करना होगा। तो एक क्वेश्चन की मदद से मैं आपको ये जो टॉपिक है समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इन दिस केस द ऑब्जेक्टिव इज़ टू मैक्सिमाइज़ द टोटल प्रॉफिट फॉर विच द प्रॉफिट मैट्रिक्स इज़ गिवन। मैक्सिमाइजेशन केस में होगा ये कि हमारा जो मकसद होगा, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम मैक्सिमाइज़ करेंगे टोटल प्रॉफिट को, जैसे हम मिनिमाइज़ करते थे टोटल कॉस्ट को। अब ये टोटल प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने के लिए हमारे पास एक प्रॉफिट मैट्रिक्स जो है वो गिवन होगा, और वो टोटल प्रॉफिट मैट्रिक्स किस तरह का है, कैसे निकाला जाएगा? फॉर दिस वी हैव टू कन्वर्ट द मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। इस सूरत में हम करेंगे ये कि हमारी जो मैक्सिमाइजेशन टाइप की जो प्रॉब्लम होगी उसको हम मिनिमाइजेशन की जो प्रॉब्लम है उसमें कन्वर्ट करेंगे। अब इसे मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम में कैसे कन्वर्ट करना है? बाय सब्ट्रैक्टिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ द हाईएस्ट एलिमेंट फ्रॉम द हाईएस्ट एलिमेंट इन द गिवन ट्रांसपोर्टेशन टेबल। आपको जो गिवन ट्रांसपोर्टेशन टेबल दिया होगा उसमें सबसे बड़ा नंबर आप तलाश करेंगे, उस सबसे हाईएस्ट नंबर में से आप बाकी तमाम नंबर्स को माइनस करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये क्यों इसे मिनिमाइजेशन टाइप की प्रॉब्लम में आपने कन्वर्ट करना है? आपने अभी चैप्टर में सीखा है कि आपने जितने भी मेथड सीखे इसको ऑप्टिमल सॉल्यूशन मालूम करने के या बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मालूम करने के किसी ट्रांसपोर्टेशन मॉडल के, जिसमें आपने सीखा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड, वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड, फिर मोडी मेथड आपने सीखा। ये तमाम के तमाम मेथड एक्चुअली मिनिमाइज़ करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं आपके ट्रांसपोर्टेशन मॉडल को। तो मैक्सिमाइजेशन के लिए तो कोई भी ऐसा टेबल हमारे पास मेथड नहीं है। ठीक है। तो इसलिए आपने सबसे पहले अपनी दी हुई प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है। उसके बाद फिर जब वो मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो चुका होगा तो फिर आपका जो भी मेथड, जिस तरह हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन मालूम करते हैं, उसके ज़रिए आगे हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब आप ये सोच रहे हैं कि हमने तो मैक्सिमाइजेशन करना है, हमने मैक्सिमम प्रॉफिट मालूम करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। हम मालूम मैक्सिमम प्रॉफिट ही करेंगे। वो कैसे मालूम करेंगे वो ज़रा देखते हैं। ले बेटा, आपके पास क्वेश्चन में जैसे कि लिखा जा रहा है, सॉल्व दी फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम टू मैक्सिमाइज़ दी प्रॉफिट। आपको एक ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दी गई है, आपने इसको सॉल्व करना है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने के लिए। बिल्कुल पहले के क्वेश्चन की तरह यहाँ पर आपको 4 डेस्टिनेशंस दी गई हैं, 3 आपके सोर्सेज हैं, ओरिजिन्स हैं, ये सप्लाई है, ये आपके पास डिमांड है। तमाम चीज़ें आपके सामने क्लियर हैं। आपका जो सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन मॉडल है वो बैलेंस्ड है। आप देख सकते हैं कि टोटल डिमांड 100 है, टोटल सप्लाई भी 100 है। ठीक है। आगे मैंने लिखा है, सिंस द गिवन प्रॉब्लम इज़ टू मैक्सिमाइज़ द प्रॉफिट। जैसा कि हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमने अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है, वी कन्वर्ट दिस इनटू द लॉस मैट्रिक्स एंड मिनिमाइज इट। अब ये लॉस मैट्रिक्स क्या है और इसे मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में कैसे कन्वर्ट करना है? होता ये है कि आपके पास ये जो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल है, इसकी मदद से हम एक लॉस मैट्रिक्स मालूम करते हैं। वो कैसे मालूम किया जाता है? फॉर कन्वर्टिंग इट इनटू मिनिमाइजेशन टाइप वी सब्ट्रैक्ट ऑल दी एलिमेंट्स फ्रॉम दी हाईएस्ट एलिमेंट 90। आप देखें इस ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में सबसे बड़ा नंबर 90 आपको नज़र आ रहा है। तो आपने क्या करना है, अपने हर एलिमेंट को 90 में से माइनस कर देना है। ठीक है।
हैंस वी हैव द फॉलोइंग लॉस मैट्रिक्स। अब ऐसी सूरत में जो अब आपको मैट्रिक्स मिलेगा उसका नाम यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में हम लॉस मैट्रिक्स रखते हैं, ठीक है। तो आप गौर करें कि यहाँ पर मेरे पास पहली रो में जो ये नंबर था 15, जब इसे मैं 90 में से माइनस करूँगा, 19 माइनस 15, 15 माइनस 19 नहीं करना, इस नंबर को आपने 90 में से माइनस करना है, तो आपके पास यहाँ पर आएगा 75। इसी तरह ही बाकी तमाम नंबर्स को भी आप 90 में से माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो आपके पास जो लॉस मैट्रिक्स आएगा वो ये आपके सामने है, ठीक है। ऐसी सूरत में आपकी डिमांड और सप्लाई के ऊपर कोई फ़र्क नहीं आएगा, उसको नहीं आपने चेंज करना। ये आपकी सप्लाई देखें 23, 44, 33 है, इसी तरह ये आपके पास डिमांड है 23, 31, 16, 30 और टोटल डिमांड सप्लाई 100 है। वो आप गौर करें ये एज इट इज़ वैसे की वैसे ही हैं, ठीक है। अगली चीज़, सिंस समीशन ए आई इज इक्वल टू समीशन बी जे, यानी टोटल डिमांड इक्वल टू टोटल सप्लाई, देयर एग्जिस्ट आ फिजिबल सोल्यूशन एंड इज़ ऑब्टेन्ड बाय वैम, ठीक है। अब मैंने लिखा जो कि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल है वो बैलेंस्ड है, लिहाजा इसका फिजिबल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और वो जो बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है मैं जिस मेथड से यहाँ मालूम करने जा रहा हूँ वो है वैम, यानी वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड। अच्छा, यहाँ पर उसने कहीं आपको लिख के नहीं दिया कि आपने कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है, लेकिन जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड वैम है, अगर आप इसके ज़रिए बेसिक फिजिबल सोल्यूशन मालूम करेंगे तो आप अपने ऑप्टिमल सोल्यूशन तक बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं, आपकी नंबर ऑफ़ आइटरेशन कम हो जाती हैं। तो वैम इज़ द बेस्ट मेथड टू रीच ऑप्टिमल सोल्यूशन, ठीक है। वैम जो है वो मालूम तो ये बेसिक फिजिबल सोल्यूशन को करता है, लेकिन इसके ज़रिए जब आप दोबारा ऑप्टिमल सोल्यूशन मालूम करते हैं मॉडी मेथड से तो वो नियरली क्लोज होता है इसका आंसर जो है ऑप्टिमल सोल्यूशन के। तो वैम अब यहाँ पर इस्तेमाल करने लगे हैं। अच्छा, अब आई होप कि अब आपको वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड जो है वो इस्तेमाल करने आता है, उसका आइडिया है आपको। आप जानते हैं कि वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड मालूम करते वक्त हम रो पेनल्टीज़ निकालते हैं और कॉलम पेनल्टीज़ निकालते हैं। ये जो P1, P2, P3, P4 आपको नज़र आ रही हैं रो पेनल्टीज़ हैं, इसी तरह ही ये आपके पास कॉलम पेनल्टीज़ हैं, ठीक है, जो नीचे नज़र आ रही हैं P1, P2, P3, सही है। और ये जो मैंने ब्रैकेट्स में इस तरह नंबर लिखे हैं 75, 39, 48, 57, ये आप जानते हैं यहाँ पर कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले हम रो वाइज पेनल्टी निकालेंगे। P1 ये कैसे निकाली है आप जानते हैं कि मेरे पास यहाँ पर ABCD ये जो इसके अंदर ये जो नंबर लिखे हैं 75, 39, 48, 57 ये आपकी हैं कॉस्ट। इन कॉस्ट में आपके पास जो सबसे छोटा नंबर है 39 है और उससे बड़ा नंबर है 48, यानी दो जो आपके पास यहाँ पर मिनिमम जो कॉस्ट हैं उन दोनों का करेंगे डिफरेंस। जैसे मैंने लिखा 48 माइनस 39, तो ये जो है ये आपकी रो 1 की पेनल्टी आ जाएगी, डेट इज इक्वल टू 9। इसी तरह ही आगे आप रो 2 में चलेंगे तो रो 2 में आपके पास सबसे छोटी कॉस्ट है 9 और ये है इससे बड़ी कॉस्ट 10, ठीक है। तो 10 माइनस 9 आ गया 1 के बराबर। आई होप कि आप इसको थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि वैसे ये क्वेश्चन अगर मैं अब दोबारा सॉल्व कराऊँ तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसीजर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह ही आपके पास जो रो 3 की पेनल्टी है उसमें मिनिमम कॉस्ट यहाँ पर 0 है। अब ये 0 कैसे बनी थी आपको पता है, यहाँ पर जो आपके पास ओरिजिनल टेबल था वहाँ पर मैक्सिमम जो नंबर था वो 90 था, तो 90 में से 90 को माइनस कर रहा है तो वो भी 0 आना है यहाँ पर, सही है। इस तरह यहाँ पर कॉस्ट 0 आएगी, तो ये 0 है, ये 24 है, 24 माइनस 0 ये 24 आ जाएगा, सही है। तो रो 1 की पेनल्टी आ जाएगी 9, 1, 24। इसी तरह कॉलम वाइज पेनल्टी निकालेंगे। कॉलम 1 की पेनल्टी आएगी आपके पास, इस कॉलम 1 में सबसे छोटा नंबर है 0 और उससे बड़ा नंबर है 10, 10 माइनस 0 लिखा हुआ है, कॉलम 1 की पेनल्टी 10 आ गई। इसी तरह कॉलम 2 की पेनल्टी आपने निकालनी है। सबसे छोटा नंबर आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है 48 और उसके बाद यहाँ पर इससे सबसे छोटा नंबर है 39 फिर है 48, तो 48 माइनस 39 आंसर आ गया 9 के बराबर, सही है। इसी तरह ही आपके पास जो सी है, कॉलम सी जो है, इसमें आपके पास सबसे छोटा नंबर है 24 और इससे बड़ा नंबर है 48, तो 48 माइनस 24 आ गया आपके पास 24, सही है। और इधर आ जाएँ तो छोटा नंबर 9 है, फिर आपके पास 30 है, 30 माइनस 9 21 आ गया। अब रो वाइज और कॉलम वाइज पेनल्टीज़ आप देखें तो आपके पास दो जगह पर पेनल्टीज़ में टाई है। यहाँ पर सबसे मैक्सिमम पेनल्टी 24 है और यहाँ पर भी कॉलम वाइज में भी 24 है। तो मैं यहाँ पर जो कॉलम वाली पेनल्टी है इसको कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है, आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। अब इस कॉलम में जाकर अब आगे आप जानते हैं वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड क्या कहता है। आप यहाँ पर ऊपर जाएंगे और सबसे नीचे देखेंगे लीस्ट कॉस्ट कहाँ पर है इन तीनों कॉलम्स में, ठीक है। आखिरी कॉलम ये जो है रो जो है वो डिमांड की है, यहाँ पर मैं देखें डिमांड लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 24 में ये जो आपकी निकल आई पेनल्टी
24 आपने इन 3 नंबरों में 48, 64, 24 में देखा तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 24, यानी लीस्ट कॉस्ट 24 है। ये 24 किस रो में है? ये आपके पास तीसरी रो है, ठीक है। और कॉलम कौन सा है? कॉलम भी आपका तीसरा है। तो तीसरी रो तीसरी कॉलम में लिखेंगे X33। अब तीसरी रो में मेरे पास जो टोटल सप्लाई है वो 33 यूनिट की अवेलेबल है और तीसरे कॉलम में जो टोटल डिमांड है वो 16 यूनिट की है। तो यहाँ पर X33 की वैल्यू आप जानते हैं 16 आ जाएगी, सही है। तो 16 यूनिट यहाँ लिख दिया, बाकी यहाँ पर रहेगा 0। 33 में से 16 माइनस किया, बाकी कितना रहेगा 17, सही है। तो ये आपकी जो पहली पेनल्टी है या पहला जो आपका वेरिएबल X33 है, इसका आंसर निकला है। इसी तरह ही मैं यहाँ पर सेकंड पेनल्टी निकालूंगा P2 निकालने के लिए। अच्छा, अब यहाँ पर कौन से नंबर जो है क्रॉस आउट हो जाएंगे? मेरी डिमांड चूँकि वो कॉलम 1 की कंप्लीट हो गई है, कॉलम 3 की कंप्लीट हुई है, डिमांड मेरी जो है वो कॉलम वाइज कंप्लीट हुई है। तो मैं यहाँ पर जो कॉलम C है इसके एलिमेंट जो सेल्स हैं इनको क्रॉस आउट कर दूँगा। इसी तरह ही सेकंड पेनल्टी निकालूंगा, इसी तरह ही फिर थर्ड पेनल्टी ये आपके पास निकल आएगी, फिर ये पेनल्टी 4 निकल आएगी, सही है। और इसी तरह ही जनाब मोहतरम आपके पास यहाँ पर कॉलम वाइज पेनल्टीज निकालनी है। अब मैं यहाँ पर ये वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड मैंने उम्मीद करता हूँ, मैंने बताया कि ये आपको उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आती हैं आपको। ये मालूम करने के बाद वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड से जो आपके पास वेरिएबल्स की यानी नॉन नेगेटिव एलोकेशन की वैल्यू निकल आएंगी वो ये आ जाएंगी। X12 23 के बराबर आएगा, X21 6 के बराबर आएगा, X22 8 के बराबर आएगा, X24 30 के बराबर आएगा, X31 17 है और X33 16 है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा अब हम यहाँ पर जो ऑप्टिमेलिटी टेस्ट है देखेंगे कि डीजेनरेसी तो नहीं है। फिजिबल सोल्यूशन, बेसिक फिजिबल सोल्यूशन मालूम कर चुके हैं। तो मैंने यहाँ लिखा हेयर द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलोकेशंस आर 6। आपने यहाँ पर देखें कि x की वैल्यू जो निकाली है आप गिन लें, ये आपके सामने है। X12 एक ये है, X21 2 हो गई, X22 3 हो गई, X24 4, X31 5 और X33 6 आपके पास इंडिपेंडेंट एलोकेशंस हैं, यानी जो x की वैल्यूज़ निकली हैं ये इक्वल होनी चाहिए m + n - 1 के। m का मतलब है यहाँ पर नंबर ऑफ़ रोज़ और n का मतलब है नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो आपके पास जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो भी आप गिन के देख लें, यहाँ पर कितनी हैं रोज़ आपके पास 3 हैं, कॉलम आपके पास 4 हैं। तो 3 + 4 7, 7 - 1 करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास जो नॉन नेगेटिव एलोकेशन की तादाद है वो m + n - 1 के इक्वल है। सो दिस शोज़ डैट देयर डज़ नॉट एग्जिस्ट डीजेनरेसी इन दी गिवन प्रॉब्लम। अब आपके पास डीजेनरेसी नहीं है गिवन प्रॉब्लम में। आगे आप जानते हैं यहाँ पर मैं यूवी टेबल बनाऊंगा फॉर बेसिक वेरिएबल्स। तो बेसिक वेरिएबल्स कौन से हैं? आपने ये जो एक्स की वैल्यूज़ मालूम की हैं बेसिक फिजिबल सोल्यूशन में, इनको बेसिक वेरिएबल बोलते हैं। तो बेसिक वेरिएबल आपके पास ये 6 आ गए हैं, X1, X21, X22, X24, X31, X33। इनकी मदद से पहली हम बनाएंगे यूवी इक्वेशंस। तो यूवी इक्वेशन का फार्मूला आप जानते हैं कैसे बनती हैं। बेसिक वेरिएबल के लिए आप जानते हैं जो यूवी इक्वेशन हम निकालते हैं वो आता है जी फार्मूला UI + VJ = CIJ, ठीक है। तो यही कंसेप्ट मैंने इस्तेमाल किया है। X12 के लिए जो पहली यूवी इक्वेशन बनेगी वो आ जाएगी U1 + V2 = C12। X21 के लिए आएगा U2 + V1 = C21। ये सारी मैंने यूवी इक्वेशन लिख ली। मैं यहाँ पर डायरेक्ट थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि ये आपके लास्ट लेक्चर्स हैं इस चैप्टर के और ये तमाम चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ आपको। अब आपने इन U या V में से किसी एक U को या किसी एक V को 0 पुट करना होता है। तो मैंने यहाँ पर U2 को 0 के इक्वल पुट कर लिया है। अब वो कैसे मुझे पता चला कि किसको 0 के इक्वल पुट करना है? आपने देखना है कि यहाँ पर किस रो में या किस कॉलम में सबसे ज़्यादा x की वैल्यूज़ निकली हैं, यानी सबसे ज़्यादा किस रो या किस कॉलम में नॉन नेगेटिव एलोकेशन है। तो X12 है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये पहली रो दूसरे कॉलम में, यानी पहली रो में सिर्फ एक ही वैल्यू निकली है। ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम है, ये सेकंड रो फोर्थ कॉलम है। इसका मतलब दूसरी रो में सबसे ज़्यादा वैल्यूज़ निकली हैं। X21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम। तो आपके पास सबसे ज़्यादा जो x की वैल्यूज़ निकली हैं वो दूसरी रो में, और दूसरी रो में हम जो U लेते हैं उसका नाम होता है U2। तो U2 को 0 पुट करेंगे यहाँ पर। तो ये आपकी जो पहली क्वेश्चन है यहाँ पर U1 + V2 = C12। अब C12 का मतलब है आपके पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की कॉस्ट वो कितनी है 39। ये मैंने कहाँ से ली है? ये जो हमने हमारे पास टेबल था ये वाला जो तुम्हारा हमने लॉस मैट्रिक्स बनाया है, ठीक है, लॉस मैट्रिक्स। यहाँ पर ये है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की कॉस्ट 39, ठीक है। ऊपर वाले टेबल से वैल्यू नहीं पुट करनी है आपने, ये है लॉस मैट्रिक्स, ये कॉस्ट वाला है, सही है। तो यहाँ पर ये आपके पास आ गया 39।
आगे ये 48 कैसे निकला है, ये मैंने पहले V2 निकाला है, लेकिन आप देखें ना हमारे पास U2 0 है ना, आप इसको ज़रा पहले यहाँ से शुरू करें। U2 प्लस V1 इज इक्वल टू C21, U2 की वैल्यू 0 पुट कर दी, V1 आ गया, V1 किसके बराबर आ गया, C21 के। C21 का मतलब सेकंड और फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड और फर्स्ट कॉलम की जो कॉस्ट है वो कितनी है, सेकंड और फर्स्ट कॉलम की कॉस्ट 10 है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर मैंने देखें 10 लिख दिया है, सही है। इसी तरह ही X22 निकालना है, X22 की मदद से जो क्वेश्चन बनेगी वो आएगी U2 प्लस V2 इक्वल टू C22, U2 0 है तो V2 की वैल्यू आ जाएगी C22 के बराबर और C22 48 है, सही है। अब वो जो ये वाला टेबल है ना लॉस मैट्रिक्स, इसको आप ज़रा स्क्रीनशॉट लेकर अपने सामने रखें, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पर X24 की मदद से जो क्वेश्चन बनेगी वो है U2 प्लस V4 इज इक्वल टू C24, U2 0 है, V4 की वैल्यू आ जाएगी C24 के बराबर और C24 है 9 के बराबर, तो V4 की वैल्यू कितनी आ गई 9। आगे हमारे पास है U3 प्लस V1 इज इक्वल टू C31, सही है। अब मैं यहाँ से U3 V1 की वैल्यू 10 निकाल चुका हूँ, ये V1 की वैल्यू 10 आ गई, C31 की कॉस्ट थी 0, तो यहाँ से U3 की वैल्यू आ गई -10 के बराबर। आगे आएगा U3 प्लस V3 इज इक्वल टू C33, U3 की वैल्यू -10 आ गई, V3 मैंने निकालना है और C33 की कॉस्ट 24 है और यहाँ से V3 आ गया 34 के बराबर। अब आप यहाँ से जो सबसे पहला हमारा रह गया था उसमें V2 की वैल्यू 48 निकली है, यहाँ पर पुट कर देंगे, इसको सोल्व करें, U1 की वैल्यू -9 आ गई। आगे आप जानते हैं यहाँ पर मैं टेबल बनाऊँगा नेट वैल्यूएशन मैट्रिक्स, नेट वैल्यूएशन टेबल। ये कैसे टेबल बनाया, मैंने अपने जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनमें 2 तरह के टेबल अलग-अलग बनाता था। एक था UV इक्वेशन फॉर बेसिक वेरिएबल के लिए, ठीक है, और एक था नॉन बेसिक वेरिएबल के लिए, ठीक है, जिसमें मैं डेल्टा IJ नेट वैल्यूएशन निकालता था, सही है। उसी चीज़ को मैं यहाँ पर इस तरीके से इकट्ठा करके निकाल रहा हूँ, आप अलग-अलग भी निकाल सकते हैं, जिसमें मैं पहले बता चुका हूँ आपको। देखो जी, ये कैसे टेबल बनाया आप देखिएगा ज़रा, आपके पास मैंने क्या किया है, सबसे पहले ये जो हमारा कॉस्ट मैट्रिक्स या लॉस मैट्रिक्स बना हुआ है इसको मैंने दोबारा लिखा है यहाँ पर सारे का सारे, और ये जो कॉस्ट है ना आपके पास ये वाली 75, 13 एंड 48, 57, इन सब को मैंने इस तरह ये ऊपर कॉर्नर पर लिख दिया है स्क्वायर के अंदर, ऐसे ये क्लोज कर दिया। अच्छा, इस तरफ मैंने ये बनाया UI और इधर मैंने बनाया VJ। अच्छा, यहाँ पर ये U1 लिखा, U1 की वैल्यू -9 आ गई, ये देखो जी U1 की वैल्यू जो निकाली हमने -9 वो यहाँ पर लिख दी। इसी तरह ही सेकंड रो में U2 लिखा 0, थर्ड रो में U3 लिखा -10, इसी तरह V1 फर्स्ट कॉलम में आ गया, V1 की वैल्यू 10, V2 की वैल्यू 48, V3 की वैल्यू 34, V4 की वैल्यू 9। यानी ये जो तमाम U और V निकले हैं ना इस टेबल से सारे, उनको मैंने यहाँ पर लिख दिया, सारा ये लिख दिया। अब उसके बाद क्या किया, ये जो सर्कल में नंबर लिखे हैं ना, इन सर्कल में जो नंबर लिखे हैं ये बड़ा कौन से हैं नंबर हैं, ये वो नंबर हैं जो X की वैल्यू निकली थी। आप गौर करें, ये आपके सामने X12 की वैल्यू 23 है, यानी फर्स्ट और सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम में X1 की वैल्यू 23 है, देखिए मैंने सर्कल में लिख दी है, सही है। इसी तरह फिर ये सर्कल लिखा हुआ 6, तो ये है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी X21 की कीमत है, ये देखें X21 की वैल्यू 6 है, सही है। तो सर्कल के अंदर जो तमाम X लिखे हैं वो जो नंबर लिखे हैं वो एक्चुअली तमाम आपके X की वैल्यूज हैं जो बेसिक फिजिबल सोल्यूशन में आपने मालूम की हैं। अब आगे चलें, अब आपके पास यहाँ पर हर सेल में 2-2 नंबर लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, ये 1 और ये 74। कौन से सेल्स में, जिनमें जो कि एम्प्टी सेल्स थे। एम्प्टी सेल कौन से होंगे, जिनमें सर्कल नहीं है, सही है ना। जो सर्कल वाले हैं वो, ये सर्कल वालों में नीचे सिर्फ एक सर्कल वाला सर्कल लगा नज़र आ रहा है आपको, बाकी नहीं है। जिनमें सर्कल नहीं है उनके नीचे 2 नंबर नज़र आ रहे हैं, और कॉर्नर वाले नंबर जो है मैंने बता चुका है जो कॉस्ट है। अब ये कैसे बने हैं ज़रा गौर से देखिएगा। देखो जी, मैंने एक्चुअली यहाँ पर ये जो 74 है ना, ये आपके पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है पता है आपको, ये आपका नेट वैल्यूएशन डेल्टा 11 है। आगे मैंने निकालना है असल में नेट वैल्यूएशन डेल्टा IJ। डेल्टा IJ का फार्मूला आप जानते हैं होता है CIJ माइनस UI प्लस VJ। पहले मैं क्या कर रहा था, पहले मैंने जो अपने लेक्चर डिलीवर किए हैं उसमें मैं अलग-अलग टेबल बना रहा था, UV टेबल फॉर बेसिक वेरिएबल, और आगे बना रहा था UV टेबल फॉर नॉन बेसिक वेरिएबल्स, ऐसे ही है ना, फॉर नॉन बेसिक वेरिएबल्स। अब उसमें मैं क्या करता था, नॉन बेसिक वेरिएबल में यहाँ पर मैं लिखता था नॉन बेसिक वेरिएबल्स, और उसके बाद यहाँ पर मैं X की वैल्यू जो बाकी बची थी वो लिखता था। नॉन बेसिक वेरिएबल से मुराद है जो इन X के अलावा बचते हैं, यानी यह X12 है ना, तो इसके अलावा X11 आ जाएगा, X11, फिर इसी तरह ही आपके पास X13 लिखूँगा, ऐसे जितने भी तमाम आपके पास बचते हैं वो सारे लिख लेता था। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं ये डेल्टा IJ निकालता था हर एक के सामने, डेल्टा IJ इज इक्वल टू CIJ माइनस UI प्लस VJ, ऐसे ही है जी। मिसाल के तौर पर यहाँ से पहला जो डेल्टा निकलेगा डेल्टा 11, वो आएगा आपके पास C11 माइनस U1 प्लस V1।
अब U1 और V1 की वैल्यू मैं ऊपर पहले निकाल चुका हूँ, उसको यहाँ पर पुट करूँगा। C11 की कॉस्ट भी मेरे सामने मौजूद है, वो पुट करने के बाद ये निकल आएगा। एक तरीका कार तो ये था। फिर मैं आपको एंड में बताता था कि तमाम डेल्टा नेगेटिव है या पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है पॉजिटिव है। इस सारी चीज़ को मैंने इकट्ठा इस टेबल में कर लिया है, ठीक है। अब इसमें जो पहला नंबर बना है 1, वो कैसे बना है ज़रा सुने। ये आपके पास एक्चुअली बना है UI + VJ से। मतलब देखो ये फर्स्ट कॉलम है ना, इस रो में आपका U कितना है -9, इस रो में आपका V कितना है 10, तो -9 + 10 कितना हो गया, -9 + 10, आंसर आया है 1 के बराबर। अब ये 74 कैसे बना है, इस कॉस्ट में से इसको माइनस कर दें, 75 - 1 कितना आएगा 74। तो ये देखें कोई नया काम नहीं किया मैंने, असल में ये पुराना काम ही किया। ये देखो ये पहले मैंने सम किया U1 + V1 का, उसमें उस सम को किस में से माइनस कर दिया, C11 में से, तो किसकी वैल्यू आ गई, ∆11 की, ठीक है। तो बस ये है कि अब यहाँ पर चीज़ को इकट्ठा करके लिख दिया। आप उस तरीके से कर सकते हैं जैसे मैं पहले करवाया, आप उस तरह कर लें। आगे चलें, इसमें सर्कल है, ये x की वैल्यूज़ है, ये निकली हुई है, इसको छोड़ दें, इधर आ जाएं। अब ये इसके सामने U कितना है -9, इसके सामने V कितना है 34 और -9 कितना बनेगा, ये आएगा 25। अब 48 में से 25 माइनस कर दें, बाकी कितना रहेगा 23। ये आपका ये ∆13 निकला है। 23 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ∆13 को। ये 74 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ∆11 को, ठीक है। आगे चलें, ये -9 है, ये +9 है, यहाँ पर दोनों को सम किया 0 आ गया, 57 में 0 माइनस किया 57 आ गया। आगे ये सेल ऑक्यूपाइड है, इसको छोड़ देंगे, ये भी ऑक्यूपाइड है, इसको भी छोड़ देंगे, नहीं इस पर सर्कल लगा के मैंने नंबर लिखे हुए। ये सर्कल मैं बता रहा हूँ कि ये वो वाले नंबर है जो आपके x की वैल्यूज़ हैं। ये देखें, ये तमाम x की जो वैल्यूज़ हैं उनको मैंने यहाँ सर्कल से लिखा है। आगे ये वाला सेल है, इस सेल में x की कोई वैल्यू नहीं निकली। ये 34 कैसे बना है, इस रो में U कितना है 0 है, इस रो में कॉलम V कितना है 34 + 0 34, 64 में से 34 माइनस किया, बाकी रह गया 30। इसमें x की वैल्यू निकली हुई है, इसको छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे, इधर आ जाएं। इस रो में आपके पास U कितना है -10, इस रो में यहाँ पर कॉलम में V कितना है 48 है, सही है। तो -10 और 48 कितना हो गया, +38। 50 में से 38 माइनस का, 50 में से ये आपने कर दिया जी इसको माइनस। ये क्यों माइनस करना है, माइनस इसलिए करना है, ये देखें ये फार्मूला हमारा क्या बता रहा है, कॉस्ट में से UI + VJ को माइनस करना है आपने। कॉस्ट में से किसको माइनस करना है, UI + VJ को। तो 50 - 38 किया, 12 रह गया। इसी तरह ही ये आखिरी रह गया, ये रो है, इसमें इस रो में -10 है U की वैल्यू, और इस कॉलम में आपके पास है 9, तो -10 + 9 कितना आ गया, -10 + 9 -1 आ गया। 30 में से -1 को माइनस कर दिया, बाकी कितना रहेगा 31। अब इसका मतलब आप देखें 74 ये भी पॉजिटिव, 23 ये भी पॉजिटिव, 57 ये भी पॉजिटिव, 30 ये भी पॉजिटिव, 12 ये भी पॉजिटिव, 31 ये भी पॉजिटिव। तो ये जितने भी ये आपके पास निकले हैं राइट कॉर्नर पर जो नंबर निकले हैं 74, 23, 57, 30, 12, 31, ये क्या किसकी वैल्यूज़ हैं, ∆ij की। Since all ∆ij are positive, so the initial basic feasible solution is an optimal solution। तो आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन आपको मिल गया है, ठीक है, कोई आइट्रेशन नहीं करनी पड़ी, छोटा सा क्वेश्चन है। एंड दी ऑप्टिमम प्रॉफिट इज़, और आपका जो ऑप्टिमम प्रॉफिट है वो क्या होगा, आप ज़रा इसको गौर से सुनिएगा। ऑप्टिमम प्रॉफिट कैसे निकालना है, आपने अपने इन x की वैल्यूज़ को, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, ये लॉस मैट्रिक्स से नहीं मल्टीप्लाई करना, हमने प्रॉफिट को निकालना था। तो प्रॉफिट वाला टेबल ये इसमें जो ओरिजिनल है इनके साथ मल्टीप्लाई करना है। मतलब कैसे करना है, देखो ज़रा, आपके पास पहले वैल्यू निकली है x12 की, किसकी वैल्यू निकली है x12 की। तो x12 की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो हमारे पास निकली है, ये देखो जी हमारे पास x12 की वैल्यू रखी हुई है 23, ठीक है। इस 23 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा किसके साथ, ये जो हमारा ओरिजिनल टेबल था इसके साथ नहीं मल्टीप्लाई करना, 39 के साथ। ओरिजिनल टेबल में x12 फर्स्ट और सेकंड कॉलम, आंसर कितना है 51। तो 51 से मल्टीप्लाई करना है आपने इसको। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है x12 को प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करना है। प्रॉफिट कौन सा, इन सेल 1-2 में फ्रॉम गिवन टेबल, जो गिवन टेबल था उसमें इन तमाम को मल्टीप्लाई करते जाना आपने। जैसे ये है 23 को मल्टीप्लाई किया किसके साथ, 51 के साथ। आगे चलें, अगला x की वैल्यू निकली है, ये रही हमारे पास, नेक्स्ट x की वैल्यू 6 है। ये कौन सी है, 2 1, सेकंड और फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड और फर्स्ट कॉलम में जाके आप देखें कि सेकंड और फर्स्ट कॉलम में कितना है, आंसर 80 है नंबर जो है। तो इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 80 के साथ, ठीक है। तो आपने अपने तमाम x को जो ओरिजिनल टेबल आपके पास गिवन था उससे मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस ऐड कर लिया, तो आंसर जो आपके पास बनेगा वो आपका प्रॉफिट आ जाएगा, डेट इज़ 7005, ठीक है।
तो ये आसान सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहीं पर देखें डीजेनरेसी नहीं आई, इस क्वेश्चन में कहीं पर भी आपकी नेट वैल्यूएशन नेगेटिव नहीं बनी। सिंपल केस है आपका, ठीक है। जिस तरीके से आप क्या करते हैं जी, अपना प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज़ करते हैं, सही है। तो आई होप कि थोड़ी सी चीज़ें ऑलरेडी पहले लिखी थी, तो टाइम सेविंग के लिए मैंने थोड़ा सा वहाँ से इसको एलैबोरेट कर दिया है, ठीक है। आई होप कि कुछ आपको समझ आ गई होगी, कुछ आपके लिए हेल्प हुई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाजमन लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।